गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान जहां से ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आप सबके लिए। तो भारत का संविधान जिसमें मूल रूप से 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। और अभी भी मूल प्रविष्टियों में इसमें 22 ही भाग हैं, 395 अनुच्छेद है, लेकिन अनुसूचियां जो हैं वो इसमें हैं 12 अनुसूचियां। जी, तो देखिएगा भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत का संविधान जिसमें 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 यहाँ पर हैं प्यारे विद्यार्थियों अनुसूचियां। तो भारत का संविधान बनकर के तैयार कब हुआ था? भारत का जो संविधान है ये बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 इस समय बनकर के तैयार हुआ। और भारत का जो संविधान है ये बनाया किसने था? बनाया था संविधान सभा ने। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि ये किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। तो इस संविधान का जो खाका है इसको तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? सर बेनेगल राव। सर बेनेगल राव। तो संविधान का खाका तैयार करने वाले थे बेनेगल राव, जो उस समय आईएफएस थे। प्रशासनिक सेवाओं में आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस उस समय हुआ करती थी। इंडियन फॉरेन सर्विस में सर बेनेगल राव जो देश विदेश में जाते रहते थे, जहां जहां से उन्हें जो जो चीजें अच्छी लगी तो उन्होंने वो मसौदा संविधान का तैयार किया। और भारतीय संविधान में स्रोत के रूप में बहुत सारी जो चीजें हैं वो दूसरे देशों के संविधानों से ली। तो 22 भाग थे इसमें और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर के कितने हो चुके हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान की डिटेल से जानेंगे हम इसके बारे में। तो भारतीय संविधान में हम सबसे पहले बात करेंगे भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 की। तो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2, भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 1 है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 4 तक प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बताया गया है। भारत का संविधान अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि भारत के अंदर 28 इस समय क्या है? स्टेट हैं। 28 तो इस समय भारत में राज्य हैं और 8 यहाँ पर क्या है? यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पर जो राज्य हैं वो या यूटी हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। ये इन सब का एक यूनियन है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो भारत का जो नाम है वो भारत भी है, इंडिया दैट इज भारत, और इसका नाम इंडिया भी है। भारत का नाम इंडिया भी होगा और भारत का नाम भारत भी होगा। यह भी अनुच्छेद नंबर 1 में लिखित है, ये चीजें भी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अनुच्छेद नंबर 2 है हमारा, आर्टिकल 2 है। तो आर्टिकल नंबर 2 जो है वो क्या कहता है? 2 कहता है कि अगर किसी भी विदेशी भूमि को, अगर किसी भी विदेशी भूमि को भारत के अंदर शामिल करना है तो उसे कौन कर सकती है? भारत की संसद कर सकती है। कौन कर सकती है प्यारे विद्यार्थियों? भारत की संसद। तो भारत की संसद को किसी भी विदेशी भूमि को भारत में शामिल करने का अधिकार है। जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। जी हाँ, किसे मिलाया गया था? सिक्किम को तो भारत में मिलाया गया था।
तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 3 की। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कह रहा है कि संसद को नए राज्य बनाने और सीमा और नाम बदलने का पूरा पूरा अधिकार है। तो ये कहता है कि जो मतलब हमारे राज्य हैं ये, कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है कि संसद को नए राज्य बनाने का पूरा पूरा जो है वो अधिकार है। जैसे हरियाणा, जैसे कि हमारा जो पहला था ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था तमिलनाडु से, तो हरियाणा को अलग किया गया था पंजाब से। तो राज्य पुनर्गठन, जैसे कि उसके बाद आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तेलंगाना को, जैसे उत्तराखंड का जो नाम है वो बदलकर कर दिया उत्तरांचल। तो इस प्रकार से करने का जो अधिकार है वो किसे है? भारत की संसद को है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 3 जो है इसमें ये बात लिखी हुई है। तो यह भारतीय संविधान का हमारा भाग नंबर 1 है। तो आर्टिकल जो 4 है इसमें, उसमें साफ साफ लिखा है 2 और 3 का मिश्रण, कि आवश्यकता पड़ने पर संशोधन जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। फिर भाग नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। तो जो भाग नंबर 2 है प्यारे विद्यार्थियों हमारा, तो भाग नंबर 2 जो है ये सिटीजनशिप है इंडिया की। सिटीजनशिप इंडिया यानी कि भारत की जो नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित जो बातें हैं वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में है। तो अगर किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करनी है तो उससे संबंधित बातें सभी यहाँ अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अनुच्छेद नंबर 5 की, तो अनुच्छेद नंबर 5 कहता है कि भारत की जो नागरिकता है उसको प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि नागरिकता को प्राप्त करने की जो विधियां हैं वो कितनी हैं? 5 विधियां हैं नागरिकता प्राप्त करने की। कौन कौन सी है? देखो, भारत के अंदर जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसका जन्म भारत में हुआ। दूसरी विधि है बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। किसी भी बच्चे के माता और पिता अगर भारतीय हैं तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद पहले जन्म का आधार है, फिर वंश का आधार है, और उसके बाद हो जाएगा फिर देशीयकरण। क्या हो जाएगा? देशीयकरण। अब ये जो देशीयकरण है, नेचुरलाइजेशन, अगर कोई भी विदेशी भारत में लगातार 10 साल तक अगर रहता है और 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक भाषा को अगर वह जानता है तो देशीयकरण के आधार पर उसे भारत में 10 साल रहने के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये तीसरी विधि थी। चौथे नंबर पर जो विधि है नागरिकता प्राप्त करने की वो है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण। ऐसा कोई भी लड़का या लड़की जिसने भारतीय लड़के लड़कियों से शादी कर रखी है, तो शादी करने के बाद अगर वो भारतीय लड़के और लड़कियां भारत में 7 साल तक अगर रहते हैं तो उनको पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं, उनकी राजीव गांधी के साथ शादी हुई और उन्हें यहाँ पर रहने के बाद पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। उसके बाद जो लास्ट अंतिम और 5वीं विधि है प्यारे विद्यार्थियों, वह होती है अर्जित नागरिकता। 5वीं जो विधि है हमारी यहाँ पर वो है अर्जित नागरिकता है। अर्जित, तो जो अर्जित नागरिकता है वो कौन सी होगी? देखिए, जैसे सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को जैसे ही भारत के अंदर मिलाया, तो जिस दिन सिक्किम को भारत के अंदर मिला लिया तो सिक्किम के सारे जो नागरिक हैं वो नागरिक कहलाए भारत के उसी दिन से ही। तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो किसी भी विदेशी भूमि को अगर हम भारत में मिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली भारत के जो नागरिक हैं वो कहलाएंगे। ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर 5 की 5वीं विधि अर्जित नागरिकता। तो यह थी नागरिकता प्राप्त करने की विधियां जो किसमें थी? अनुच्छेद नंबर 5 में है। कितनी विधियां हैं? 5 हैं।
जन्म के आधार को अब समाप्त कर दिया है, 1986 में समाप्त कर दिया था। तो ये खासकर जन्म का आधार पाकिस्तान के लिए था कि जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है, तो उन सबको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसे हम देते थे नागरिकता, तो कोई भी विदेशी जोड़ा भी भारत में आता था और उनको यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन 1986 में जन्म के आधार को समाप्त कर दिया था और नया बनाया था बाय डिसेंट वंश का आधार कि अगर बच्चे का पिता भारतीय होगा, और फिर 1992 में कहा कि अगर बच्चे का माता और पिता दोनों में से एक अगर भारतीय है तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, रक्त के आधार पर, वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। तो 1986 में पिता का आधार था केवल नागरिकता प्राप्त करने का, पिता भारतीय होने चाहिए। 1992 में 1992 में कहा गया कि भाई माँ को भी समानता का अधिकार है भारत में। अगर अब भारत की कोई लड़की यानी कि भारतीय लड़की अगर किसी विदेशी लड़के से शादी करती है तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे को भी वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनुच्छेदों की बात की गई है, जैसे कि आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब प्यारे विद्यार्थियों, भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का, जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। तो देखिए, एकल नागरिकता है, अगर कोई भी भारत का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, वो पढ़ने के लिए गया है, इंग्लैंड गया है, अमेरिका गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है, वहीं रह गया और उसने वहां की नागरिकता ले ली, वहीं पर जॉब लग गया, तो भारत की उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक समय पर वह केवल एक देश की ही नागरिकता ले सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 9 में ये है। अनुच्छेद नंबर 8 था इससे पहले, तो इसमें था कि विदेशों के अंदर जो भी भारतीय रह रहे हैं उनके बच्चों को वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 8 में है। अनुच्छेद नंबर 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी जी। अनुच्छेद नंबर 11, अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी जी? संसद के पास होगी। और संसद में किसके पास? सरकार के पास, भारतीय सरकार के पास। और भारतीय सरकार में कौन सा मंत्रालय? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 11 कहता है कि नागरिकता पर सरकार किसी भी प्रकार का कोई कानून बना सकती है। जैसे 2019 में सरकार लेकर के आई CAA 2019, जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 6 धर्मों के लोग अगर वापस आते हैं तो उनको उनके पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तो भी चलेगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और जो मतलब मुस्लिम हैं उनके लिए जो है डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने जरूरी हैं। तो सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी कानून नागरिकता के ऊपर ला सकती है, सरकार को ऐसा करने का राइट है, संसद को ऐसा करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर। तो देखिएगा, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, तो भाग नंबर 3 पर अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार प्यारे विद्यार्थियों, जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। और मौलिक अधिकार आप देख रहे हो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। कहां से कहां तक हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर हम मौलिक अधिकारों की जो बात करेंगे, ये हम करेंगे मौलिक अधिकारों में
इसकी जो हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, तो वो हमारी रहेगी मौलिक अधिकारों में। तो ध्यान देंगे अब हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो वो रहते हैं अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 13। देखो, तो भारतीय संघ, इससे भी पहले आ जाएंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर हैं मौलिक अधिकार, ध्यान देंगे अब हम इनकी तरफ। तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमारे भाग नंबर 3 में है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 हैं। जो पहला ही हमारा फंडामेंटल राइट है ये वाला, इसे हम कहते हैं समानता का अधिकार। इसे हम क्या बोल देंगे? समानता का अधिकार। तो ये हमारा समानता का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 18 तक रहेगा समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद नंबर 14 में क्या है? कानून की समानता, कि कानून सभी के लिए समान है। तो समानता के अधिकार में पहले है अनुच्छेद नंबर 14। तो अनुच्छेद नंबर 14 जो है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति भारत में समान है, उसे समानता का पूरा पूरा अधिकार है। तो इसके बाद यानी कि चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, कानून जो है वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा। फिर आता है अनुच्छेद नंबर 15। तो अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के भी साथ जो हमारी सरकार है वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद नंबर 15 में। उसके बाद फिर आता है अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर की प्राप्ति होगी। अगर +2 बेस पर कोई वैकेंसी निकली है तो सभी +2 पास उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि विशेष धर्म के लोग, विशेष जाति के लोग उसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव आपके साथ नहीं करेगी। तो ऐसा अनुच्छेद नंबर 16 में साफ साफ कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 17 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 17 हमें कहता है कि अस्पृश्यता जो है उसका अंत कर दिया है। अनटचिंग रूल, अस्पृश्यता होता है अनटचिंग रूल, यानी कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप निम्न वर्ग के हो, मेरे साथ आप टच क्यों हो गए। तो ऐसा कहने का आपको कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पर SC और ST एक्ट के तहत, जो कि 1989 में बना था SC ST एक्ट, तो उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी और हमें सजा यहाँ पर हो सकती है। तो किसी को आप नहीं बोल सकते कि भाई आप अछूत हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये आपका था समानता का अधिकार। इसमें एक अनुच्छेद रहता है हमारा, अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 कहता है कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी उपाधियां हैं उन सभी उपाधियों का जो है वो अंत कर दिया है। कौन सी उपाधियों का अंत कर दिया है? जैसे उपाधि हो गई नवाब, जैसे उपाधि हो गई राजा साहब, नवाब, राजा साहब इत्यादि, ये जो उपाधियां हैं इनका यहाँ पर अंत कर दिया गया है। तो भाई ये सारा, अब ये अनुच्छेद नंबर 18 कहता है कि 2 प्रकार की उपाधियां ही हमें मिलेंगी। तो सरकार की तरफ से एक तो आर्मी डिग्री दी जाएगी और प्यारे विद्यार्थियों सरकार की तरफ से एक दी जाएगी एजुकेशनल डिग्री। जो आर्मी डिग्री है उसमें दिए जाएंगे परमवीर चक्र, वीर चक्र,
कीर्ति चक्र ये सब। और जो एजुकेशनल डिग्री हैं उसमें कला के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जिसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रखी हो तो उसको दिए जाएंगे प्राइज, कुछ जो एजुकेशनल डिग्री में है। एजुकेशनल डिग्री सरकार की ओर से दी जाएंगी, जैसे भारत रत्न जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, जैसे पद्मश्री कंगना रनौत को दिया गया, पद्म विभूषण इत्यादि। तो इस प्रकार की जो एजुकेशनल डिग्री हैं तो वो यहाँ पर दी जाएगी जिसने खेलों के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसने परफॉर्मेंस कर रखी हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब मौलिक अधिकारों में जो दूसरा फंडामेंटल राइट है ये आता है जी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू ऑटोनॉमी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार ये आ जाएगा इस पे जी, स्वतंत्रता का अधिकार ये रहेगा हमारा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, 19 टू आर्टिकल 22 तक। तो स्वतंत्रता, हम सब भारत के नागरिक हैं और हमें भारत के अंदर रहते हुए अनेकों प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो यहाँ पर हमें प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। अब जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या है, ये जो आर्टिकल आप 19 देख रहे हो इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले कितने प्रकार की होती थी, 7, अब 7 प्रकार की नहीं है, अब कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले 19 में कौन सी है, बोलने की स्वतंत्रता। 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीक है। आप कहीं पर भी आंदोलन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। अगर आप सरकार से नाराज हैं तो आप बोलकर या माथे पर काली पट्टी लगाकर या शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार का प्रदर्शन आपको करने का अधिकार होता है। तो राइट टू स्पीक में आता है बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19 बी जो है इसमें आ जाएगी शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी कोई भी रैली का आयोजन कर सकते हैं, खेलों का आयोजन कर सकते हैं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसका आयोजन कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी सभा कर सकते हैं भारत के नागरिक। तो सभा करने की। उसके बाद 19 सी जो है इसमें आ जाता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी संगठन बनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। संगठन कैसा, कि कोई भी जो संगठन है हमारा जैसे किसान यूनियन, जैसे विद्यार्थी यूनियन, भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। तो कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता किसी भी राज्य में, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहीं पर भी आने जाने की, घूमने फिरने की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद तो ये 19 डी में आएगी जी। उसके बाद 19 डी के बाद आता है कि कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 ई में आ जाएगा कि कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 ई में आएगा ये कि कहीं पर भी हम रह सकते हैं और निवास कर सकते हैं। देर रात्रि हो गई या फिर किसी दूसरे राज्य में जाकर के निवास करना वो हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रहते ही हैं हम एक राज्य से दूसरे राज्य में, जमीन परचेज कर सकते हैं, कहीं पर रह सकते हैं, गांव से आकर शहर में रह सकते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के रह सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए दिल्ली में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, यूपीएससी के लिए दिल्ली जाता है बच्चा, कोई और अपने कैरियर के लिए मुंबई जाता है। तो हमें भारत के किसी भी हिस्से में जाकर बसने का अधिकार है। 19 ई में हमें यह स्वतंत्रता है।
सातवीं स्वतंत्रता 19F में थी, स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, जो अब नहीं है। तो अब 19F वाली जो है सातवीं स्वतंत्रता वो अब नहीं है, इसलिए आएगा जी 19G। तो 19G में क्या आएगा कि कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता। तो हम अपनी आजीविका को कमाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, आजीविका चलाने के लिए कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता जो है ये हमें प्राप्त होगी यहाँ पर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारा आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये यहाँ पर कैसे होंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में है। किस में आ जाते हैं जी, भाग नंबर 4 में आते हैं, और 4A में आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भाग नंबर 4 की, जो कि 36 से 51 तक हैं। ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में इंपॉर्टेंट हम अगर बात करें अनुच्छेदों के, तो वो है अनुच्छेद नंबर 40। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो किसके तहत हुआ था। ये हुआ था, ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था अनुच्छेद नंबर 40 के तहत। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद नंबर 44 में। समान सिविल संहिता क्या कि भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं सभी धर्म समान रूप से कानून लागू होगा उन लोगों पर, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। भारत के काफी सारे हिस्सों में अलग अलग हैं, लेकिन समान सिविल संहिता प्रारंभ से गोवा में है, भारत के राज्य में, और दिसंबर 2024 में समान सिविल संहिता को लागू किया गया था उत्तराखंड में। उसके बाद फिर आता है अनुच्छेद नंबर 51, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को जो बढ़ावा है वो देना चाहिए, भारत के प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है, तो अनुच्छेद नंबर 51 में है। उसके बाद आता है 4A, जिसमें आ जाएंगे मौलिक कर्तव्य। 51A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़े गए। वर्तमान समय के अंदर कितने हैं मौलिक कर्तव्य, 11 हैं। जब ये जोड़े गए थे तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1946 में, और जब जोड़े गए थे तो ये कितने थे 10, और अभी कितने हैं, यह 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि 51A के अंदर आ जाते हैं मौलिक कर्तव्य। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बाद यहाँ पर जो और हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि अनुच्छेद नंबर 23 आ गया, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी पर रोक। अनुच्छेद नंबर 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम कराने पर रोक। अब देखिए जो मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं उसमें तीसरे नंबर का जो फंडामेंटल राइट है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें क्या आएगा अनुच्छेद नंबर 23 जो है हमारा, अनुच्छेद नंबर 23 में है कि बलात् श्रम जो है वो एक दंडनीय अपराध है। कौन सा दंडनीय अपराध है, बलात् श्रम, यानी कि बंधुआ मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। मानव तस्करी दंडनीय अपराध है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की एज के जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कामों में लगाना दंडनीय अपराध है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद नंबर 24 में कहा गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आता है 25 से 28। किस में आएगा जी, 25 से 28 में आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है जी। तो 25 में क्या है कि देखो
जो मतलब कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसे, और जैसे सभी की सभी हमारी होती हैं धार्मिक संस्थाएं, तो धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन करने का अधिकार है। सभी धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो टैक्स फ्री भी होंगी। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ का कोई विशेष धर्म नहीं है। मुसलमानों को दाढ़ी रखने का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 25 के तहत, और सिखों को पगड़ी बांधने का अधिकार है और केस रखने का अधिकार है, सेना में भी और पुलिस में भी। उसके बाद फिर अनुच्छेद नंबर 31 में प्रॉपर्टी राइट था जो अब नहीं है। अनुच्छेद नंबर 32 महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। संविधान की हृदय और आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की जो रिट हैं उन्हें जारी करने का अधिकार है, और ये 5 प्रकार की जो रिट हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे उत्प्रेषण, जैसे कि क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, और जैसे कि परमादेश इत्यादि। तो ये सारी की सारी जो रिटें हैं ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।